नमस्कार प्यारे बच्चों। इस सेशन में हम जेई एडवांस 2022 का केमिस्ट्री वाला जो पेपर है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए देयर विल बी अ सेपरेट वीडियो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए देयर विल बी अनदर वीडियो। सबसे पहले तो मैं बच्चों की रिएक्शन जो हमको कल मिली थी कि केमिस्ट्री का पेपर आसान था, ईजी था, लेकिन जैसे ऑफिशियल पेपर आया, मेमोरी बेस्ड पेपर हमने कुछ बनाया भी था, कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट भी किए थे, लेकिन ऑफिशियल क्वेश्चंस आने के बाद जब हमने पेपर को देखा, एनालाइज किया, तो इट्स नॉट दैट इजी। तो बच्चों का जो रिएक्शन था कि केमिस्ट्री इजी था, मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा था, बैलेंस था और कोई आसान नहीं था। बल्कि केमिस्ट्री में भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में भी फिजिकल केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में भी फिजिकल वाली कैलकुलेशंस थी। तो इट्स नॉट दैट ईजी पेपर। तो फिर भी मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि हमारे बच्चों ने अच्छा किया होगा, सब बच्चों ने अच्छा किया होगा। तो एक बार हम एनालिसिस कर लेते हैं पेपर का सोल्यूशन। अभी आई विल बी प्रेजेंटिंग द सोल्यूशन और उसके बाद फिर इसका जो एनालिसिस होगा कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा इजी था, उस तरह का एनालिसिस भी आपको डिटेल एनालिसिस रेजिडेंस की तरफ से मिलेगा। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का हम सोल्यूशन देख रहे हैं। तो सोल्यूशन में आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस राइट हियर। मैं यहीं पे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके बताता जाऊंगा कि किस तरह से अपन को क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए था। तो सबसे पहले पेपर वन में जो 3 सेक्शंस थे। सेक्शन 1 में अपन देख सकते हैं कि 8 क्वेश्चंस वर देयर, जो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चंस थे। अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक आपको आंसर इसका कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहले द फर्स्ट क्वेश्चन इन द पेपर 1 वाज 2 moles of Hg gas are combusted in excess of oxygen in bomb calorimeter। तो थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस है, बॉम्ब कैलोरीमीटर है। तो अपन को मालूम है कि इससे हम सबसे पहले डेल्टा यू ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं और डेल्टा यू से फिर अपन उसको डेल्टा एच में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि फाइनली अपन को स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO सॉलिड, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन सॉल्व करें हम कि किस तरह से इसको अप्रोच करना चाहिए था, तो सबसे पहले अपन को रिएक्शन लिखनी होगी। Hg गैस इज रिएक्टिंग विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, सो द रिएक्शन इज गोइंग टू बी Hg गैस in reaction with O2. This is producing mercuric oxide solid, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसमें अगर अपन बैलेंसिंग करते हैं तो उस केस में ऐसे लिखा भी है 2 moles of Hg गैस, तो अपन यहाँ पे 2 moles ले लेते हैं और यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए 2 moles of HgO solid will be produced। ऑक्सीजन का 1 मोल ही कंज्यूम होगा। चूंकि अपन को डेल्टा एच कैलकुलेट करना है तो बॉम्ब कैलोरीमीटर से डेल्टा यू मिलेगा, तो उसका डेल्टा एच में कन्वर्जन के लिए अपन को रिएक्शन का डेल्टा एनजी रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं डेल्टा एनजी, इस साइड तो सॉलिड सब्सटेंस है, इधर जो है 3 moles ऑफ गैसेज आर देयर। दैट मीन्स डेल्टा एनजी ऑफ दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी -3, नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स। तो ये अपन को मालूम है कि डेल्टा एनजी इसका -3 के इक्वल आ जाएगा। नाउ अब डेटा दे रखा है कि टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 298 केल्विन टू 312.8 केल्विन। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 14.8 केल्विन का। इससे इस रिएक्शन के दौरान कितना हीट रिलीज होगा वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज Q, दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा U ऑफ द रिएक्शन एंड दैट विल बी इक्वल टू C इंटू डेल्टा T। C इज हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर। That data is given to us 20 kilojoule per Kelvin. That means कि heat released is going to be 20 kilojoule into delta T, that is 14.8 Kelvin। तो मैंने Kelvin जो है यूनिट यहाँ पे पर Kelvin, वहाँ पे Kelvin, इसको कैंसिल कर लिया है। तो ये अपने पास आ जाएगा, इतना हीट इसमें टोटल रिलीज होगा। कैलकुलेशन देख सकते हैं अपन, 148 को अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट इज गोइंग टू बी 296 किलोजूल। इतना हीट इससे रिलीज होगा। अगर हीट इतना रिलीज हुआ है तो अपन को मालूम है कि जो डेल्टा यू होगा दैट विल बी नेगेटिव। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देता हूँ कि क्यू इतने के इक्वल है, डेल्टा यू इज गोइंग टू बी -296। तो ये डेल्टा यू आ जाएगा रिएक्शन का। अब इस डेल्टा यू को अपन को डेल्टा एच में कन्वर्ट करना होगा। सो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन दैट इज गोइंग टू बी डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। वी कैन सब्स्टिट्यूट द डेटा, दैट इज -296 डेल्टा यू और फिर डेल्टा एन जी की वैल्यू 3 इंटू 8.3, अपन को आर की वैल्यू यूज करने के लिए दिया हुआ है 8.3 जूल। देन टी इज गोइंग टू बी, अब इसमें अपन टेम्परेचर कैलकुलेट ले सकते हैं 298 केल्विन, क्योंकि रिएक्शन जो है वो 298 केल्विन पे ही हो रही है और अपन को 298 केल्विन पे डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट करना है। सो दिस इज इनटू 298। इसमें अपन ये देख सकते हैं कि ये किलोजूल में डेटा है एंड दैट डेटा इज गोइंग टू बी इन जूल। तो इसको भी किलोजूल में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट बाय
1000। तो ये कैलकुलेशन अपन को इसमें करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो इससे अपन को डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा। आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन जो डेल्टा एच की वैल्यू आएगी मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। कैलकुलेशन करने के बाद डेल्टा एच दिस कम्स आउट टू बी -303.42 किलोजूल। इतना डेल्टा एच की वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो पूछा है वो पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HgO सॉलिड। तो अपन को ये मालूम है कि HgO सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर पूछा जाता है तो आपको HgO सॉलिड को मरकरी लिक्विड से बनाना होगा। HgO सॉलिड, ये थोड़ा सा एक कैच है क्वेश्चन में कि आपको मरकरी लिक्विड का यूज़ करके मरकरी सॉलिड HgO सॉलिड बनाना होगा। सो ऑल द एलिमेंट्स शुड बी टेकन इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट और 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए, HgO सॉलिड के 1 मोल का फॉर्मेशन। तो ये अपने पास इक्वेशन हो रही है जिससे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेल्टा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितने के इक्वल आएगा इसका। अब इसके लिए आपको ये तो मालूम चल गया कि HgO गैस से HgO सॉलिड बनेगा, तो उसके लिए डेल्टा एच इतने के इक्वल है। इसमें भी ध्यान रखना है कि ये जो डेल्टा एच आया है दैट इज फॉर 2 मोल्स ऑफ HgO। तो 1 मोल के लिए अपन को इसका हाफ करना पड़ेगा। और HgO लिक्विड जो है वो आपको ये दे रखा है कि HgO लिक्विड को आप अगर HgO गैस में कन्वर्ट करते हो तो दैट डेल्टा एच वैल्यू इज गिवन टू अस दैट दिस इज इक्वल टू प्लस 61.32 किलोजूल। तो ये इतने के इक्वल आएगा। फिर इस HgO गैस का अगर मैंने हाफ ऑफ O2 से रिएक्शन कराया होता और HgO सॉलिड बनाया होता तो ये अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। दिस वैल्यू इज इक्वल टू -303.42 अपॉन 2 दिस मच किलोजूल। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगा वो इन दोनों क्वांटिटीज का समेशन होगा, इसका और इसका। अब इसमें बच्चे गलती यही कर सकते हैं इसमें, एक तो ये 2 मोल के लिए कैलकुलेशन हुआ है, नॉट फॉर सिंगल मोल, 2 मोल का कैलकुलेशन है। इसको डेल्टा यू को डेल्टा एच में कन्वर्ट करना था अपन को, वो भी ध्यान रखना है। और जो ये वाला डेटा है इसका यूज़ करके फिर डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अपन को स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द एलिमेंट लेना होता है। तो फाइनली जो अपना आंसर आना चाहिए डेल्टा एच फॉर्मेशन दैट शुड बी +61.32 and -303.42 upon 2. This much kilojoule is going to be enthalpy of formation of HgO solid. So finally this answer comes out to be, after doing the calculation, 90.39 kilojoule per mole. ये अपना इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। तो अपन देख सकते हैं कि इट्स नॉट दैट इजी क्वेश्चन। अगर कोई कहता है कि आसान क्वेश्चन है, 2 कंसेप्ट, कई छोटी छोटी चीज़ों का अपन को ध्यान रखना था। कंसेप्ट अपन को मालूम हो सकता है लेकिन इसमें कई बातों का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट टू टफ, नॉट ईजी, फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री एंड मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1 इन पेपर 1 of JEE Advanced 2022 from physical chemistry side. It's a very good question, not easy. Next, moving on to the next question, second question. This is from electrochemistry. As expected, electrochemistry का question जो है वो हर पेपर में कम से कम एक तो एक्सपेक्ट हम करते ही हैं। तो this is a question from electrochemistry. ये relatively आसान है question. Reduction potential value of permanganate to manganate reduction. Permanganate to manganese reduction, sorry. ये कितने के इक्वल होगा? 3 डेटा अपन को ये दे रखे हैं, इनका यूज़ करते हुए अपन को इस रिएक्शन का E0 वैल्यू कैलकुलेट करना था। ये रिलेटिवली आसान है, इसको अपन ईजी टू मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। करना क्या था, तो अपन को ये जो E0 डेटा दे रखा है कि परमैंगनेट कन्वर्टिंग इनटू MnO2, इस रिएक्शन को अपन बैलेंस कर लेते हैं। दिस इज ट्वाइस ऑफ H2O। रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग सभी बच्चों को अच्छी तरह से आती ही है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसका E0 1 के इक्वल मान लेते हैं। इसका अपन चाहे तो डेल्टा G0 1 के इक्वल एस्यूम कर लेते हैं, इतने के इक्वल है। E0 डेटा अपन को दे रखा है। सेकेंड रिएक्शन है MnO2 का Mn2 प्लस में कन्वर्जन। इसकी भी अगर बैलेंसिंग करेंगे तो अपन को ट्वाइस ऑफ H2O यहाँ पे लिखना है, 4H प्लस यहाँ पे लिखना है, और चार्ज बैलेंसिंग के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। इसका अगर अपन डेटा इसको E0 2 बोल देते हैं और इसका डेल्टा G0 2 बोल देते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास Mn2 प्लस आइन का Mn में रिडक्शन। तो यहाँ पे बैलेंसिंग आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन्वॉल्व्ड। इसके लिए जो E0 वैल्यू है दैट इज E0 3 और डेल्टा G0 वैल्यू इज डेल्टा G0 3।
अब जो अपन को रिएक्शन पूछा है वो है परमैंगनेट टू मैंगनीज कन्वर्जन रिडक्शन। इसके लिए अपन देख सकते हैं कि अगर मैं इन तीनों रिएक्शंस को सिंपली ऐड कर देता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, दिस इज MnO4 माइनस गिविंग अस मैंगनीज प्लस 4H2O एंड दिस इज 8 प्लस H plus ions and 7 electrons. The simple addition of these three reactions will give us the target reaction. इस target reaction का E naught कितना है यही अपन को कैलकुलेट करना है। अब इसमें रिएक्शंस आपने सीधे सीधे ऐड कर दिए हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, E naught वैल्यूज को भी सीधा ऐड कर देते हैं, जो कि अपन को मालूम है कि गलत है। ज़्यादातर बच्चों को मालूम है कि ये गलत है। E naught वैल्यूज डायरेक्टली ऐड नहीं होंगी बिकॉज E naught इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको क्या करना होगा, डेल्टा जी नॉट इस रिएक्शन का पहले कैलकुलेट करना होगा और डेल्टा जी नॉट को फिर अपन को ई नॉट में कन्वर्ट करना होगा। डेल्टा जी नॉट कैन बी डायरेक्टली एडेड, तीनों रिएक्शंस का एडिशन है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ नेक्स्ट पेज पे कि डेल्टा जी नॉट ऑफ टारगेट रिएक्शन विल बी डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2 प्लस डेल्टा जी नॉट 3। अब इसको अपन ई नॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कितना आएगा, -7F इंटू ई नॉट ऑफ द टारगेट रिएक्शन। दिस इज -3 इंटू F इंटू ई नॉट 1, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे। सेकेंड वाली रिएक्शन में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे, इसलिए दिस मच -2F इंटू ई नॉट 2। थर्ड रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, सो दैट्स वाई ई नॉट 3। So ultimately E naught of the target reaction is going to be 3 times E naught 1 plus 2 times E naught 2 and plus 2 times E naught 3 divided by 7। ठीक है, भले ही लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन अपन को मालूम है कि इसमें कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है या टफ क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन ही करना है केवल अपन को। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द डेटा, तो अपने पास है 3 इंटू 1.68 प्लस दिस इज 2 इंटू 1.21 minus 2 into 1.03 divided by 7. So after doing the calculation, you will get the answer to be equal to 0.77 volt. ये अपना फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से था, थर्मोकेमिस्ट्री से। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट क्वेश्चन वाज मॉडरेट टू टफ। दिस क्वेश्चन वी कैन टेक लेट्स से फ्रॉम इजी टू टफ स्टैंडर्ड, इजी टू मॉडरेट स्टैंडर्ड, इजी टू मीडियम स्टैंडर्ड। तो ये रिलेटिवली इलेक्ट्रो में अच्छे क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बट दिस क्वेश्चन वाज ऑफ इजी टू मॉडरेट लेवल। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 इन पेपर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 इन पेपर 1 of JEE Advanced 2022. This is a solution is prepared by mixing 0.01 mole each of carbonic acid, sodium bicarbonate, sodium carbonate and NaOH in 100 ml of the water. इन सभी सब्सटेंसेस का अपन ने 0.01 मोल 100 ml पानी में मिला दिया। pH ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, डेफिनेटली आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। आयनिक के नाम से वैसे ही अपने हाथ पैर थोड़े फूलने लगते हैं, अपन को लगता है कि ये तो डेफिनेटली टफ होगा, और अगर आपने इसको थोड़ा ध्यान से नहीं किया तो डेफिनेटली इट्स अ टफ टाइप ऑफ क्वेश्चन। बट थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे तो इसमें एक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, और एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। तो सबसे पहले होगा क्या, जो कार्बोनिक एसिड है वो NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस तो ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकता एसिड की प्रेजेंस में। तो अल्टीमेटली सबसे पहले तो यही होगा कि जो कार्बोनिक एसिड है H2CO3 दैट विल रिएक्ट विद NaOH। अब इस रिएक्शन में इसके भी 0.01 मोल हैं, इसके भी 0.01 मोल हैं। इसमें से 2 H प्लस आइन है, लेकिन NaOH पहले H प्लस आइन को, जो ज़्यादा आयनाइजेबल होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा और उसी में NaOH खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, इसमें बनेगा क्या, NaHCO3 प्लस H2O। रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी तो अल्टीमेटली ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा, और इसका 0.01 मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, बाकी वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, कार्बोनिक एसिड एंड NaOH ये तो दोनों प्रेजेंट हो नहीं सकते हैं सोल्यूशन में, जैसे ही मिक्स करेंगे वैसे ही खत्म हो जाएंगे। सो नाउ फाइनली व्हाट वी विल बी हैविंग इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। अब इसका अमाउंट तो 0.01 मोल ही है, इसका अमाउंट 0.01 मोल पहले से था और 0.01 मोल का फॉर्मेशन और हो गया, इसलिए इसका अमाउंट 0.02 हो जाएगा। नाउ दिस इज अ बफर सोल्यूशन। ये अपन को मालूम है कि इसमें वीक एसिड भी है और उसका कॉन्जुगेट बेस भी है, तो ये बाइकार्बोनेट इस टू कार्बोनेट का बफर हो जाएगा। और बफर सोल्यूशन का pH निकालना अपन को आता है, तो pH ऑफ दिस बफर सोल्यूशन इज गोइंग टू बी pKa2। कार्बोनिक एसिड के pKa2 का यूज करना होगा अपन को, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट मतलब कॉन्जुगेट बेस अपॉन
एसिड, उन दोनों का रेशियो अपन को लेना है। pKa2 आपको दे रखा है कि 10.32 है, दिस डेटा इज गिवन टू अस, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट इज टू एसिड, ये अपन निकाल चुके हैं कि दिस इज 0.01 अपॉन 0.02। सो अल्टीमेटली दिस इज कमिंग आउट टू बी 10.32 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू 0.3 के इक्वल दे रखी है, तो आंसर इज 10.02। ये अपना आंसर होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन काफ़ी टाइम के बाद आया है। आयनिक एडवांस में थोड़ा कम फ्रिक्वेंटली ही पूछा जा रहा था। आयनिक का क्वेश्चन है, एट फर्स्ट अगर आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़ा सा डर लगने लगता है पहले ही क्वेश्चन पढ़ते ही, इसलिए आपको हो सकता है कि थोड़ा सा टफर साइड पे लगे। बाकी थोड़ा सा बस यही अपन को देखना था कि एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पहले रिएक्ट करेंगे और अपन को सोल्यूशन जो मिलेगा वो एक बफर सोल्यूशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन देखने में टफ है, पहली बार पढ़ने में टफ है, आयनिक के नाम की वजह से टफ है। बाकी दिस इज़ ईजी टू मॉडरेट, तो मैं बहुत ईजी भी नहीं कहूँगा क्योंकि आयनिक के नाम से अपन को लगता है कि क्वेश्चन टफ होगा ही। तो इट्स अ ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। सो दिस वाज थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री एंड दिस थर्ड क्वेश्चन ऑफ पेपर 1 JEE एडवांस 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन एक ही पेज में हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक मिक्स्ड है, तो जो भी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशंस हैं, आई एम कवरिंग दोज क्वेश्चंस आल्सो, क्योंकि ये फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक के मिक्सचर से क्वेश्चन बनाया हुआ है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ 3.74 ग्राम ऑफ क्यूप्रिक नाइट्रेट इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ KI। ये कॉमन रिएक्शन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में अपन पढ़ते ही है। क्यूप्रिक का आयोडाइड के साथ रिएक्शन, तो क्यूप्रिक आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद क्यूप्रस में रिड्यूस हो जाएगा। सब जानते हैं कि क्यूप्रस आयोडाइड का वाइट PPT बनेगा, प्लस पोटेशियम ट्राई आयोडाइड और वी कैन से आयोडीन मिल जाएगा अपन को। रिजल्ट्स इन अ ब्राउन सोल्यूशन, ब्राउन सोल्यूशन पोटेशियम ट्राई आयोडाइड की वजह से होगा, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट जो है वो क्यूप्रस आयोडाइड का होगा। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बातें लिखी हैं अपन चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि क्यूप्रिक आयन इज रिएक्टिंग with excess of iodide, this is in excess, ultimately ये बना जाएगा क्यूप्रस आयोडाइड का white PPT प्लस आयोडीन। आयोडीन सब जानते हैं कि excess of iodide की प्रेजेंस में ट्राई आयोडाइड आयन के फॉर्म में होगा। आयोडीन अदरवाइज पानी में डिजॉल्व नहीं करता, लेकिन ट्राई आयोडाइड जो होगा उसका सोल्यूशन इज गोइंग टू बी ब्राउन इन कलर। तो ये तो पहली रिएक्शन हो जाएगी अपनी। इसी में अपन को डेटा 3.74 ग्राम दे रखा है कॉपर नाइट्रेट, उससे अपन क्या करेंगे, इसका क्यूप्रिक आयन का अमाउंट निकाल लेते हैं कि क्यूप्रिक का अमाउंट कितने के इक्वल है, प्लस रिएक्शन की थोड़ी सी बैलेंसिंग करनी होगी अपन को। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यूप्रिक जो है वो क्यूप्रस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का 1 यूनिट डिक्रीज किया, और आयोडाइड जो है वो आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट इंक्रीज किया। तो पर मोल ऑफ क्यूप्रिक 1 मोल ऑफ आयोडाइड विल बी इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूप्रस आयोडाइड का मैंने चूंकि एक ही कॉपर इन्वॉल्व करते हुए बैलेंसिंग की है, तो यहाँ पर मुझे आयोडीन को हाफ लिखना पड़ेगा। मैं पूरा बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपन देख सकते हैं कि 1 यूनिट ऑक्सीडेशन नंबर क्यूप्रिक का डिक्रीज किया, तो 1 यूनिट इसका ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने इंक्रीज कर दिया। तो इसलिए मैंने बोला कि 1 क्यूप्रिक के लिए 1 आयोडाइड का रिएक्शन होगा, तो आयोडीन के जो मोल बनेंगे वो हाफ बनेंगे। अब क्यूप्रिक नाइट्रेट है कितने के इक्वल, आप अगर इसका कैलकुलेशन करोगे मोलर मास का यूज़ करते हुए, तो अपने पास आएगा कि इसके 0.02 मोल्स हैं एक्चुअली। दैट मीन्स कि क्यूप्रिक आयन के 0.02 मोल। एक्सेस ऑफ आयोडाइड है तो इसके अमाउंट से अपन को कोई मतलब नहीं। आयोडीन कितना बनेगा ये अपन को यहाँ से मिल जाएगा, तो इसके अपन को 0.01 मोल आयोडीन का फॉर्मेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप रिएक्शन को प्रॉपरली बैलेंस्ड करके भी ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते थे, निकाल सकते थे। ठीक है, अब आगे कह दिया उन्होंने, पासिंग H2S गैस थ्रू दिस ब्राउन सोल्यूशन। अब H2S गैस को अपन ब्राउन सोल्यूशन से, मतलब आयोडीन के सोल्यूशन से या पोटेशियम आयोडाइड ट्राई आयोडाइड के सोल्यूशन से पास करेंगे, एंड दैट इज गिविंग अस अनदर PPTX। उससे अपन को अलग PPT मिला, ये तो वाइट PPT था, अब अलग PPT क्या मिल सकता है, तो ये है आयोडीन की रिएक्शन विद H2S, या बोल सकते हैं ट्राई आयोडाइड की रिएक्शन विद H2S। अब ऐसा उनको मालूम है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, आयोडीन कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे होगा यही फिर कि सल्फर का PPT मिल जाए अपन को और आयोडाइड आयन मिल जाए। तो जो आयोडीन क्यूप्रिक ने बनाया था वो आयोडीन अल्टीमेटली अपन H2S के साथ रिएक्ट करवा के इसको अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन अपन ने पढ़ा हुआ है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, अब इसमें आयोडीन के मोल कितने हैं? 0.01। सल्फर के कितने मोल बनेंगे ये अपन को कैलकुलेट करना होगा। तो बैलेंसिंग की बात करें, आयोडीन अगर आयोडाइड में जाएगा तो ऐसे केस में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट डिक्रीज करेगा आयोडीन के दोनों एटम्स का मिला करके। और सल्फाइड का अगर सल्फर में कन्वर्जन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट डिक्रीज कर जाएगा। आयोडीन का डिक्रीज किया और सल्फर का इंक्रीज किया, 2 यूनिट इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स कि पर मोल ऑफ आयोडीन 1 मोल ऑफ सल्फर शुड गेट प्रेसिपिटेटेड। सल्फर के 1 मोल का प्रेसिपिटेशन होगा तो अल्टीमेटली इसका 0.01 मोल बनेगा। ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर से ही कैलकुलेट करके आपको बता दिया, बाकी आप चाहो तो इसकी प्रॉपर बैलेंसिंग कर सकते हो। तो ये पीपीटी बना। अब इसका कितना मास बना ये अपन को कैलकुलेट करना था। सल्फर का मोलर मास 32 के इक्वल है, 0.01 मोल है। दैट मीन्स कि अल्टीमेटली 0.32 ग्राम सल्फर का पीपीटी अपन को मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन, दो ये आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन अपन को पढ़ाई जाती है। एग्जैक्टली यही का ये एग्जाम्पल हो सकता है आपने क्लास में किया हो, या इस तरह का क्वेश्चन आपने डायरेक्टली क्लास में किया हो तो पॉसिबल है। लेकिन फिर भी क्यूप्रिक का आयोडाइड का रिएक्शन, क्यूप्रस आयोडाइड बनता है, बहुत ही फेमस, बहुत ही कॉमन। आयोडीन का H2S के साथ एस्टिमेशन, तो ये अपना आंसर आएगा। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होगा, नॉट ईजी, नॉट वेरी टफ। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शंस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन है। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन का इसमें यूज़ है। सो दिस वाज 4th क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री इन पेपर 1 ऑफ JEE एडवांस 2022। तो अभी तक के चारों क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं बोलूँगा मैं, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट और टफ साइड के ही सारे क्वेश्चंस हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री या कैलकुलेशन मिक्स्ड हैं। अगले 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, नॉट 6, सॉरी, 4 क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने। 5th क्वेश्चन, अगेन ये भी इनऑर्गेनिक और प्लस फिजिकल केमिस्ट्री का मिक्स्ड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन रिएक्शंस का ही यूज़ किया गया है। ठीक है, डिसॉल्विंग 1.24 ग्राम ऑफ वाइट फॉस्फोरस इन बॉइलिंग NaOH इन इनर्ट एटमॉस्फेयर गिविंग अस अ गैस Q। तो ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो रिपीट होती है बार बार एग्जाम्स में। 1.24 ग्राम ऑफ वाइट फॉस्फोरस NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो अपन को मालूम है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा यहाँ पे। 3 नॉन मेटल्स का डिस्प्रोपोर्शनेशन बहुत कॉमनली अपन पढ़ते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर एंड हेलोजेंस। NaOH के साथ ये डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं, तो यहाँ पे भी डिस्प्रोपोर्शनेट होगा। तो P4 ऑन रिएक्शन विद NaOH विल प्रोड्यूस फॉस्फीन गैस, और साथ में क्या होगा, H2PO2 माइनस, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनेगा, ये अपन को मालूम है। अब कितना फॉस्फीन बनेगा इसकी रिक्वायरमेंट होगी अपन को। दैट मीन्स कि अपन को फिजिकल साइड से इसकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बाकी ये रिएक्शन अपन को मालूम होनी चाहिए, और साथ में इसकी बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अब इसमें अपन चाहें तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, फॉस्फोरस पहले 0 है, यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, तो नेट 0 आना है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अपन देख सकते हैं कि ये +1 में जा रहा है, ये -3 में जा रहा है। तो पर मोल ऑफ फॉस्फीन प्रोड्यूस्ड 3 मोल्स ऑफ H2PO2 माइनस विल बी रिक्वायर्ड। तब जाकर के एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर इन दोनों का 0 आ सकता है। बाकी आप प्रॉपर बैलेंसिंग का यूज़ करके भी ये बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली ये कर दिया कि 1:3 के रेशो में इसका प्रोडक्शन होगा। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है और बहुत कॉमन है, अपन को डायरेक्टली याद भी होनी चाहिए, होगी भी ज़्यादातर बच्चों को। अब यहाँ पे आपको देखा है 1.24 ग्राम ऑफ वाइट फॉस्फोरस, तो 1.24 ग्राम इसको अपन क्या करेंगे, 31 से डिवाइड करके कितने मोल हैं वाइट फॉस्फोरस के वो कैलकुलेट कर लेंगे। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.34 अपॉन 31, दैट इज 0.04 मोल। इसके 0.04 मोल हैं। फॉस्फीन के कितने मोल बनेंगे, तो फॉस्फीन के मोल बनेंगे 0.01 मोल। जैसा कि अपन देख सकते हैं 1 मोल का यूज़ करके फॉस्फीन का जो होगा वो 1:3 के रेशियो में कन्वर्जन होगा। तो फॉस्फोरस के 0.04 मोल हैं, P4 के नहीं, 1.24 ग्राम ऑफ वाइट फॉस्फोरस। अदरवाइज अपन बोलें कि वाइट फॉस्फोरस के कितने मोल हैं, तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और वाइट फॉस्फोरस के मोल कितने के इक्वल आएंगे, 0.04 अपॉन 4, दैट इज 0.01। 1 मोल ऑफ P4 विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ PH3, दैट मीन्स 0.01 मोल ऑफ PH3 विल बी प्रोड्यूस्ड। ये फॉस्फीन बनेगा। तो जो गैस Q है, दिस इज फॉस्फीन, Q गैस।
अब आपने क्या किया इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट इन ग्राम रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंज्यूम द गैस क्यू। तो आप गैस क्यू का, फॉस्फीन का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराओगे। सो फॉस्फीन नाउ इज रिएक्टेड विद क्यूप्रिक। ये एक नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें क्यूप्रिक जो होगा सिंपली हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपना फॉस्फाइड बना लेगा, तो इसमें क्यूप्रिक फॉस्फाइड का फॉर्मेशन होगा, विच इज़ अ ब्लैक पीपीटी। क्यूप्रिक फॉस्फाइड का ब्लैक पीपीटी बनता है। तो क्यूप्रिक फॉस्फाइड के ब्लैक पीपीटी का अमाउंट अपन को नहीं निकालना, अपन को तो ये निकालना है कि जितना भी फॉस्फीन रिलीज हुआ है वो कितना क्यूप्रिक सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्यूप्रिक की बजाय चाहे तो अपन यहाँ पे पूरा कॉपर सल्फेट लिख सकते हैं, क्योंकि अपन को इसका ही अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब अपन को ये बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अगेन बैलेंसिंग के लिए आप प्रॉपर बैलेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना होता है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉपर के एटम है तो मुझे यहाँ पे 3 का फैक्टर लगाना है, 2 फास्फोरस के एटम है तो मुझे यहाँ पे 2 का फैक्टर लगाना है। तो ये 2:3 के रेशियो में ये रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, फॉस्फीन का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन। अब चूंकि मुझे फॉस्फीन का अमाउंट मालूम है कितना, 0.01 मोल, इसके साथ रिएक्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का कितना अमाउंट चाहिए होगा, 3/2 × 0.01। इतने मोल कॉपर सल्फेट का रिक्वायरमेंट होगा, और यही अपन से पूछा हुआ है कि कितना कॉपर सल्फेट चाहिए। तो कॉपर सल्फेट का इतना मोल है, मास कैलकुलेट करना है कि इन ग्राम इसका मास कितना होगा। तो अपन को इसको क्या करना होगा, कॉपर सल्फेट के मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, 63 प्लस सल्फेट इज 96। तो दिस मल्टीप्लिकेशन विल गिव अस द रिक्वायर्ड आंसर। इससे अपन को आंसर मिल जाएगा विच कम्स आउट टू बी, यह जाता है 2.385 ग्राम। सो 2.38 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस फिजिकल की कैलकुलेशंस दोनों को इन्वॉल्व करते हुए। तो इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल का ही क्वेश्चन है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको क्लास में बोला जाता है, सबको याद होती ही है। ये रिएक्शन भी फॉस्फोरस फैमिली या नाइट्रोजन फैमिली की रिएक्शन है, क्यूप्रिक फॉस्फाइड का ब्लैक पीपीटी। सो अच्छा क्वेश्चन है, आई वुड से मॉडरेट टू डिफिकल्ट, नॉट इजी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट इज गोइंग टू बी द करेक्ट लेट्स से लेवलिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन अपन ने किए, और 5 क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल या मॉडरेट, एक ही क्वेश्चन ऐसा था जिसको अपन इजी टू मॉडरेट लेवल का बोल सकते थे। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक साइड इन पेपर 1। नेक्स्ट 6, 7, 8 क्वेश्चन जो हैं पेपर 1 में, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे। तो इसका सोल्यूशन भी अपन ने एक पेज में ही कर लिया। 6th क्वेश्चन इन अ डिफरेंट पीपीटी इट विल बी कवर्ड, 7th क्वेश्चन covered in a different PPT, and similarly 8th question. Next is section 2. Section 2 में 6 questions were there. ये MCQ वाले questions हैं, more than one correct. इसमें कि अगर आपने सब कुछ सही मार्क किया है तो +4 मार्क्स मिलेंगे आपको, पार्शियल मार्किंग रहेगी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस काफ़ी टफ हो जाते हैं क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है और साथ में पार्शियल मार्किंग मिलती है, तो थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा एटलीस्ट। ये क्वेश्चन है फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली, इसका डिस्कशन अपन दूसरे वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ आपको टिक करना है। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा हुआ है तो यू कैन डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शंस रिलेटेड टू एडजॉर्प्शन प्रोसेस, क्या क्या सही है एडजॉर्प्शन के बारे में। केमिजॉर्प्शन रिजल्ट्स इन अ यूनिमॉलिकुलर लेयर, दैट इज करेक्ट, क्योंकि यूनिमॉलिकुलर लेयर इसलिए बन जाएगा क्योंकि इसमें कंपाउंड का ही फॉर्मेशन अपन कह सकते हैं, तो डायरेक्टली बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए यूनिमॉलिकुलर जनरली केमी एब्जॉर्प्शन रहता है। इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फिजिजॉर्प्शन इज इन द रेंज ऑफ 100 to 140, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। 100 to 140 इज ऑलमोस्ट लाइक स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फिजिजॉर्प्शन में जनरली 20 किलोजूल के आसपास, 10 to 20 किलोजूल का ही इंथैल्पी चेंज आता है, सो इट्स विल बी इनकरेक्ट। केमिजॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, गलत, जबकि अपन को मालूम ही है कि एडजॉर्प्शन तो होता ही एक्सोथर्मिक है। लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर्स द फिजिजॉर्प्शन प्रोसेस, केमिजॉर्प्शन के लिए थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जनरली हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है, और फिजिजॉर्प्शन जो होगा वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा कि चूंकि बॉन्ड तो बना नहीं है, तो सरफेस से गैसेस कैन बी इजीली रिलीव्ड, तो इसलिए लो टेम्परेचर इसको फेवर करता है, सो दैट इज करेक्ट। तो डायरेक्टली स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, इसको अपन बोल सकते हैं कि ये सरफेस केमिस्ट्री का एक ईजी क्वेश्चन है। सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जेई एडवांस्ड में इससे पहले जो आए हैं वो थोड़े से टफ स्टैंडर्ड के ही आए थे,
So this is the first easy question from physical chemistry in paper 1 of JEE Advanced 2022. Next question, solution इसका अपन ने ऐसे ही कर लिया. Next question is from metallurgy, inorganic chemistry का question है. इसका हाँ solution अपन different video में cover करेंगे. Next is again inorganic chemistry का ही question है, multiple correct में. ये भी एक आसान question है वैसे. Next is from organic chemistry, again organic chemistry का question. So section 2 फिजिकल केमिस्ट्री के साइड से बहुत ही आसान रहा. सेक्शन 2 में फिजिकल केमिस्ट्री का तो एक ही क्वेश्चन आया, बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें अपन कैलकुलेशन से बच गए. अदरवाइज एमसीक्यू में कैलकुलेशंस काफ़ी टफ हो सकती थी. तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन रहा इसमें फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री. नेक्स्ट इज सेक्शन 3. इसमें लिस्टिंग करनी है. लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ अपन को मैच करना था. फॉर्चुनेटली इसमें ये हुआ कि मल्टीपल चॉइस वाली या मल्टीपल लिस्टिंग वाले क्वेश्चंस नहीं आए, बल्कि जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से लेंदी ज़रूर हैं लेकिन आसान है रिलेटिवली. जैसा कि अपन देख सकते हैं ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है. इसमें रेट लॉ अपन को दे रखा है K इंटू एक्स एंड नीचे लिखा है एक्स एस प्लस इंटू एक्स अंडर ऑल पॉसिबल इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ एक्स. आई थिंक देयर इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक. ये ऐसा होना चाहिए था K इंटू एक्स अपॉन एक्स एस प्लस एक्स. ये प्लस का साइन इसमें मिसिंग है मेरे पास जो प्रिंट आउट है. हाँ दैट्स करेक्ट. तो एक्स एस प्लस एक्स ऐसा होना चाहिए था, तो ये सही कर लीजिएगा यहाँ पे. ऑल पॉसिबल इनिशियल कंसंट्रेशंस ऑफ एक्स, एक्स की सारी कंसंट्रेशंस के लिए अपन को इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग काम करना है. अब ये रेट लॉ इतना आसान नहीं है. इट्स अ स्लाइटली डिफिकल्ट टाइप ऑफ रेट लॉ, क्योंकि इसका फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं बोल पा रहे हो, ज़ीरो ऑर्डर भी नहीं बोल पा रहे हो. बाकी अपन देख लेते हैं कि बाकी रिलेटिवली कैसा रहेगा. दूसरा अपने पास है K इंटू एक्स अपॉन एक्स एस प्लस एक्स. यहाँ पे रखा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच लेस देन एक्स एस. तो एक्स एस के कंपैरिजन में एक्स की इनिशियल कंसंट्रेशन काफ़ी कम है. तो बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट ये रेट लॉ क्या हो जाएगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स एस. और ये पहले ही दे रखा है कि एक्स एस एंड K आर कॉन्स्टेंट. तो इफेक्टिवली रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स. दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ये अपना फर्स्ट ऑर्डर हो गया. तो आपको इस क्वेश्चन में यही करना था कि जो आपको डिफरेंट लिस्टिंग दे रखी है लिस्ट 1 में, इनमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर कर सकते हैं. अब जैसे ही अपन को ये मालूम चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो अपन तुरंत इसकी मैचिंग कर सकते हैं. हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के साथ इस तरह से वेरी करेगा फर्स्ट ऑर्डर का, गलत है. हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ कांस्टेंट ही रहेगा, सही है. दैट मीन्स कि सेकंड की मैचिंग Q के साथ होगी. लिस्टिंग अभी कंप्लीट नहीं है. नेक्स्ट पेज पे अपन और देखते हैं. फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से रेट लॉ इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ ऐसे वेरी करे, ये गलत है. कंसंट्रेशन टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज करे, ये भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए गलत है. एंड ln x का टाइम के साथ ऐसे ग्राफ आए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए सही है. दैट मीन्स कि T. तो अगर अपन इसकी मैचिंग करते हैं कि सेकंड के साथ क्या क्या हो सकता है, तो Q और T की मैचिंग हो सकती है, Q एंड T. ठीक है. फिर इसी टाइप से अपन देख लेते हैं थर्ड में दे रखा है अपन को दिस इज K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स एस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एक्स. अब इसमें लिखा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच हायर. ये काफ़ी ज़्यादा है एक्स एस कंपेरिजन में. तो यहाँ पे आप निगलेक्शन करोगे तो एक्स एस को आप निगलेक्ट कर दोगे. K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, दैट विल बिकम K. रेट इज कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो ये हो गया अपना जीरो ऑर्डर. जैसे ही जीरो ऑर्डर हुआ तो अपना क्वेश्चन आसान हो गया. क्या करेंगे अपन, थर्ड की मैचिंग जीरो ऑर्डर के हिसाब से कर लेते हैं. तो जीरो ऑर्डर के हिसाब से थर्ड में क्या हो सकता है, हाफ लाइफ कंसंट्रेशन के साथ लीनियरली इंक्रीज करे, सही है, होना चाहिए. जितना ज़्यादा इनिशियल कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा हाफ लाइफ होगा. वैसे क्या होता कि ये ऑरिजिन से शुरू करता, लेकिन इसमें एक्सेस के टर्म की वजह से ऑरिजिन वाले की बजाय अपन इसको ऊपर से शुरू कर सकते हैं. तो P के साथ मैचिंग हो सकती है, इसके साथ होगी नहीं, तो P के साथ एक पॉसिबिलिटी. रेट इस तरह से वेरी करे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स के साथ रेट का वेरिएशन, तो रेट इज बिकमिंग कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है. एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एक्स के अमाउंट ज़्यादा होने के बाद इट इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट. तो एक्स काफ़ी ज़्यादा दे भी रखा है तो ये कांस्टेंट होगा रेट. जीरो ऑर्डर में रेट कांस्टेंट ही होता है, तो अपन चाहें तो इसकी आर के साथ भी मैचिंग
कर सकते हैं। लीनियरली डिक्रीज करेगा कंसंट्रेशन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो PRS। अच्छा, मैं सेकंड के साथ की जो मैचिंग है वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे। सेकंड के साथ मैचिंग था QT, सो दिस इज QNT एंड दिस इज PRS। फोर्थ की मैचिंग अपन और देख लेते हैं कि फोर्थ की मैचिंग क्या होगी। ये है अगेन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, K इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन XS प्लस X, और दे रखा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ X इज मच हायर, X की इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है XS से, तो आप इसको निगलेक्ट कर लो, K इंटू एक्स बनेगा ये अपना। फिर अगेन इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हो गया इसकी मैचिंग Q और T के साथ। अब इसमें जो पहला लिस्टिंग था वो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि डिफ़िकल्ट है, वो अपने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर वो कंक्लूड नहीं कर पाया, ठीक है, और उतना आसान है भी नहीं। लेकिन इनको देख करके ही अपन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि क्या मैचिंग होनी चाहिए। जैसे कि सेकंड का मैचिंग Q और Q यहाँ पर है, तो इसका मतलब अपन को A और C में से एक आंसर सेलेक्ट करना है, B और D को छोड़ दो, नेगलेक्ट कर दो। फिर इसमें थर्ड की मैचिंग S के साथ है, थर्ड की मैचिंग Q के साथ नहीं है, तो यहीं से सिलेक्ट हो गया अपना ये। तो फोर्थ की मैचिंग T के साथ हो सकती है, R के साथ नहीं हो सकती, तो अल्टीमेटली आंसर क्या निकल के आया, फर्स्ट A। बाकी जो पहला लिस्टिंग है उसको भी अपन मैथमेटिकली जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो टफ है उसको बगैर भी अपना ये लिस्टिंग वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन टफ था, लेकिन अपन ने थोड़ा सा निगलेक्शन का यूज़ करके, थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको रिलेटिवली आसान बना लिया, और सिंगल चॉइस होने की वजह से ये फिर भी रिलेटिवली आसान हो गया। बट इट्स अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा निगलेक्शन, उसके बगैर ये नहीं हो पाता क्वेश्चन। तो ये भी मॉडरेट टू टफ लेवल का क्वेश्चन माना जाएगा। इट्स नॉट दैट ईजी, सब बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे। तो मॉडरेट टू टफ फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सोल्यूशन के लिए स्पेस है, ऑलरेडी अपन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इट्स टोटली फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो आई एम नॉट कवरिंग दिस इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में से अपन कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और जो अगला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैच लिस्टिंग में 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से एक फिजिकल का है, 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो पेपर 1 में जो सेक्शन 1 था उसमें ही 5 क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री के थे, उनमें कैलकुलेशंस भी थी, अच्छे क्वेश्चंस थे। सेक्शन 2 में एक ही क्वेश्चन था सरफेस केमिस्ट्री का, रिलेटिवली इजी, और सेक्शन 3 में एक क्वेश्चन मैच द लिस्टिंग वाला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मॉडरेट टू टफ। तो ओवरऑल अगर पेपर 1 का अपन एनालिसिस देखें तो इट्स नॉट दैट ईजी। बच्चों का जो पहला रिएक्शन था कि केमिस्ट्री आसान था, केमिस्ट्री का लेवल मैं बोलूँगा मॉडरेट टू टफ के स्टैंडर्ड का ही है केमिस्ट्री के हिसाब से। नए क्वेश्चंस हैं, शुरुआत में अपन को लग सकता है फिजिक्स और मैथ्स के कंपैरिजन में लग सकता है कि आसान है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस हैं, नॉट ऑफ इजी टाइप। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो जो है आपको सारे सॉल्यूशंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें मैंने डायरेक्टली क्वेश्चंस को यहीं पे सॉल्व किया है, बाकी आपको डिटेल्ड टेक्स्ट सोल्यूशन जो हैं वो रेजोनेंस की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी अपन टेक्स्ट सोल्यूशंस को और डिटेल्ड सोल्यूशंस को वहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग पेपर 2 physical chemistry questions of paper 2. Thank you.